स्वागत करता हूँ। ये कक्षा 10 की साइंस सोशल साइंस है। इसमें हम जानेंगे संसाधन एवं विकास क्या होता है। तो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास क्या होता है। तो संसाधन एवं विकास के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इसका महत्वपूर्ण क्या हुआ और क्या ज़रूरी हुआ हमारे इस अ, पर्यावरण पर क्या होता है और क्या कारण है। इसके बारे में हम अच्छी तरह से आज जानते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या आप उन क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की सूची एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम भी बताएं। तो इसको जानने के लिए आइए हम देखते हैं। हमारे पर्यावरण में हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। ठीक, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप उन अन्य बहुत से लोगों की तरफ संसाधनों को प्रकृति उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों का संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। जैव और अजैव साम समाप्यता के आधार पर अनवीकरण योग्य, जैसे नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी व्यक्तिगत सामुदायिक। विकास के स्तर पर के आधार पर समभावी विकसित भंडार और संचित कोष होता है, जिसमें हम समझते हैं और जानते हैं भौतिक पर्यावरण क्या होता है, यानी मानव से जुड़ा हुआ क्या क्या होती है। मानव से भौतिक पर्यावरण होता है, ये प्रौद्योगिकी होती है, संस्थाएं होती है। इसका अंतर संबंध इधर होता है। संसाधन जो हमारे पास होता है, तो संसाधन को लेकर प्राकृतिक होता है और मानवीय संसाधन में। प्राकृतिक में नवीनीकरण योग्य, अनवीनीकरण योग्य होता है और नवीनीकरण भी दो ही में होता है, सतत और जैव होता है। सतत में अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल आदि। जैव में प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव होते हैं। और अनवीनीकरण जो होता है, अनवीनीकरण में अनवीनीकरण यानी पुनः चक्री जैसे धातु, अचक्री जैसे जीवाश्म ईंधन, ये होते हैं। मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता होती है। ये होते हैं हमारे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का विकास क्या होता है? संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हो, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हास संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे आज दो हिस्सों यानी संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि है। अब ये जान सकते हैं सतत पोषणी विकास क्या होता है। जो सतत पोषणी विकास क्या होता है, इसको जानते हैं। सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। ये होता है सतत विकास।
रियो डे जेनेरो यानी पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधताओं पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमत जताई गई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। 21 क्या होता है तो इसको जानते हैं। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरोस में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधीन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोग से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। क्रियाकलाप ये आप कर सकते हैं। मानव जीवन यानी समाधान नियोजन क्या होता है तो समाधान नियोजन के बारे में जानते हैं हम लोग। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देशों में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है। ठीक। आइए हम इसको जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। यानी 10/7/1974 में सोमेश्वर अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रुंडर लैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। भू उपयोग क्या होता है। भू संसाधनों का निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, व गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। तीसरी परती भूमि, अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, स्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। बी वह है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। परत भूमि क्या होती है। वर्तमान परती जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे या से कम समय से खेती न की गई हो। वर्तमान परत भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो उसको हम कहते हैं। शुद्ध निवल
बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र के शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्रों में जोड़ दिया जाता है तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। ये सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960 और 61 का ये आपका चार्ट दिया गया पाई चार्ट है। यानी वन कितने हैं ये आपका ये कलर होगा। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि कितना है ये आपको दर्शाएगा। ये महत्वपूर्ण गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र ये होंगे। ये रंग का स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि है। ये विविध वृक्षों एवं वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत आता है। ये ऊपरी समस्तर की मृदा होती है। उपमृदा अपक्षय चट्टान बालू गर्दा सिल्ट एवं मृतक अर्ध स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें ये होती हैं और अपक्षय रहित आधारी चट्टानें ये होती हैं। मृदाओं का वर्गीकरण क्या होता है तो ये भी आप समझ सकते हैं। ये भारत का जो है मुख्य मृदा के प्रकार हैं। ये पाकिस्तान ये है, चीन यहाँ पर है, नेपाल भूटान ये बांग्लादेश। यानी जो ये क्षेत्र है ये पर्वत और वन के हैं। तो ये पर्वत और वन ये हैं, यहाँ पर हैं, ये है और ये जो हैं ये क्षेत्र तो ये हैं, ये कलर का ये आपका जलोढ़ है। और लाल और पीली मिट्टी क्या है ये रंग का तो ये है लाल और पीली ये है और ये है लाल और पीली मिट्टी। काली मिट्टी ये है तो ये है काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ये है तो लेटराइट है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये है शुष्क ये है तो ये शुष्क होगा। ठीक ऐसे ही ये है शुष्क। ऐसे ही ये मिट्टी जो कि पर्यावरण से संबंधित है तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेटेराइट तो ये पर्यावरण है। इसको देखते हुए कि पर्यावरण में क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं। तो पंजाब में भू निम्नीकरण का निम्नलिखित ये प्रश्न अभ्यास है और इसको भी जानना जरूरी होता है। इसके अनुसार हमारे ये सब परियोजनाएं होते हैं करके सीखने वाली। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।